गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट है, वर्कशीट जो है चैप्टर नंबर 9 आनुवांशिकता एवं जैविक विकास से ये पहली वर्कशीट आपकी आई है और इस वर्कशीट में आपको 29 अक्टूबर की ये वर्कशीट है। शुरुआत करते हैं आनुवांशिकता एवं जैविक विकास। आपको मैं बता दूं कि जो जैविक विकास पार्ट का दूसरा हिस्सा है ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, इसके अमूमन टॉपिक्स काट दिए गए हैं। तो आपको आनुवांशिकता को ही डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं आनुवांशिकता के साथ में। तो आनुवांशिकता की परिभाषा देख लीजिए, आनुवांशिकता क्या होती है। आनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशानुगत होना। मतलब बहुत सारे लक्षण होते हैं अपने माता पिता के अंदर कि माता पिता के बालों का रंग कैसा है, उनकी आँख का जो आईबॉल होती है उसका कलर कैसा है, उनके स्किन का टोन कैसा है। तो ये सारे लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना या जनक, जनक वो जो जन्म देता है यानी आपके माता पिता, और संतति मतलब होती है बच्चे औलाद। ठीक है, तो माता पिता से बच्चों में जाना या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का पहुंचना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। देख लेते हैं परिभाषा, विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो विभिन्नता आप क्या देखेंगे, एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहते हैं। जैसे ह्यूमन की अपनी एक स्पीसीज है, अब ह्यूमंस में स्पीसीज में सभी ह्यूमंस एक जैसे तो नज़र नहीं आते, सब आपको उसमें भी विभिन्नताएं आपको नज़र आती हैं। तो जब एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच में अंतर होता है तो उसको विभिन्नता कहते हैं। इसके बीच आप देखिए, अब बात करते हैं जो कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब आप सबको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं थी, यूकैरियोटिक वो कोशिकाएं जो थोड़ी डेवलप कोशिकाएं हुआ करती थी, जिनके अंदर न्यूक्लियस अच्छा होता था, जिनके अंदर सब में जो है भित्ति पाई जाती थी, वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती थी। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक गुणसूत्रों में अनुवांशिकता सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। अब ये आपके पास में एक क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। जो गुणसूत्र होते हैं आपको पहले ही पता है कि वो कुछ इस शेप के होते हैं, एक्स शेप के होते हैं, और इसमें आपस में जो है एक सभी गुणों के कुछ लक्षण इसमें विद्यमान होते हैं। तो ये कितने पेयर होते हैं, ऐसे 23 पेयर होते हैं। तो एक ये और एक ये दोनों मिलकर टोटल क्या बनाते हैं, 46 गुणसूत्र बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, ये पूरा एक आपको दिखाया गया है गुणसूत्र किस तरीके का नजर आता है, आपको वो दिखाया गया है। और इन गुणसूत्रों के ऊपर ही ये गुणसूत्र आपको दिखाया है, उसी को इलेबोरेट किया हुआ है। उन गुणसूत्रों के अंदर ही आपके ये जो जीन्स मौजूद होते हैं, इन जीन्स के अंदर ही आपके माता पिता से जो चीज़ें आपके अंदर आती हैं वो इनके ऊपर विद्यमान रहती हैं। पहले आप इसी को समझ लीजिए, जीन को ही समझ लेते हैं पहले। तो जीन अनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। तो जीन जो है, जो जीन्स होते हैं जो आपके क्रोमोसोम्स पर पाए जाएंगे, वो आपके अनुवांशिकता की बुनियाद खड़ी करते हैं और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। तो जीन जब मिलते हैं आपस में तो जीन से ही क्या बनता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीऑक्सी राइबो। मनुष्य की प्रत्येक जीन की दो प्रवृत्तियां होती हैं, कि अगर आपके पास में जितने भी जीन होते हैं उनकी सबकी दो प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें एलील के रूप में जाना जाता है। अब मान लीजिए किसी की माता पिता की लंबाई, एक पिता है उसकी लंबाई का हमने एक जीन मान लिया टी और माता का भी मान लिया टी। तो ये जो एक पेयर बन गया, एक माँ से आया है लंबाई का और एक पिता से आया है, तो हर जीन के दो प्रतियां हो गई और इन दो प्रतियों को ही क्या कहते हैं, एलील कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एलील इंपॉर्टेंट है। जो प्रतियां बनती हैं, हर गुण की दो आपके पास में गुण होते हैं, एक माता से आता है एक पिता से आता है, तो उन्हीं को एलील कहा जाता है। प्रत्येक माता पिता से ये एलील एकक आता है। एक जीन की एलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब टी टी हो सकता है दोनों छोटे हैं माता पिता, बड़ा हो सकते हैं कि दोनों माता पिता लंबे हैं। तो ये जो एलील हैं यही किसके लिए, विभिन्नता और विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इधर आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो नाभिक होते हैं। अब ये एक यूकैरियोटिक मान लो कोशिका है, इसके अंदर नाभिक मौजूद है ये में और इस नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं गुणसूत्र, उसी के अंदर आपको ये गुणसूत्र आपको मिलेंगे।
गुणसूत्र धागे की तरह की संरचना होती है, ये धागे की तरह है बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से धागे की संरचना होती है जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। यानी ये गुणसूत्र के ही हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। क्रोमोजोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जो क्रोमोजोम है वो कौन सी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? ये क्रोमोजोम किस चीज़ से मिलकर बना होगा? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होगा। और इस डीएनए के अंदर ही क्या मौजूद होंगे? जीन्स मौजूद होंगे। और ये डीएनए मौजूद कहाँ होता है? आपकी जो कोशिका है उसके केंद्रक के अंदर मौजूद होता है। वे कोशिका विभाजन, आनुवंशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो क्रोमोजोम्स हैं, यही जब कोशिका का एक कोशिका से दूसरी कोशिका विभाजन होता है तो एक से दूसरा जो है जीव जन्म लेता है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मनुष्य में वंशानुगत सामग्री है। अब मनुष्य के अंदर जो डीएनए है, इसी के अंदर सारी हमारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर से लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होते हैं। मतलब सभी कोशिकाओं के अंदर एक जैसा डीएनए एक मनुष्य के अंदर मिलेगा, दूसरे मनुष्य के अंदर उसकी कोशिकाओं में सभी में समान मिलेगा। अधिकांश डीएनए कोशिका जो है वो नाभिक, इसे परमाणु डीएनए कहा जाता है। जो ज़्यादातर जो डीएनए की कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ है? नाभिक में ही स्थित होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया डीएनए की कोशिका किस में होंगी? इसमें नाभिक में। लेकिन डीएनए में थोड़ी मात्रा में भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती हैं। एक तो आपको केंद्रक के अंदर मिल जाएगा थोड़ा सा डीएनए, लेकिन थोड़ा सा डीएनए की जो मात्रा है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाई जाती है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। जो लक्षण हैं, जो जीन हैं, वो पर्यावरण का भी उनके ऊपर असर आ सकता है। उसके बाद है कि जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। अब जब जनन होता है तो उससे कैसे विभिन्नताएं पैदा होती हैं वो आप देख लीजिए। देखिए, अब यहाँ मान लीजिए एक जीव है कोई। अब उस जीव में जब उसके ये पिता है मान लेते हैं और उसके दो बच्चे होते हैं। उसके एक बच्चे में थोड़ा सा ये अंतर आ गया और दूसरे बच्चे में यहाँ थोड़ा सा अंतर आ गया कि मान लीजिए उसको जो है ये आ गई। अब इनके जब बच्चे हुए तो वो भी कुछ इसी तरीके के हुए, उनके अंदर भी ये रेड कलर का अंतर देखने को मिल रहा है। ये तो पहले से ही था, एक नया अंतर यहाँ नज़र आ गया। इनके जब बच्चे हुए तो इसमें ये अंतर तो पहले से ही आ गया और बीच वाला ये अंतर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये किस तरीके से होता है? तो देखिए, पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति, संतति को हम औलाद होती है, बच्चे होते हैं, संतति का मतलब को एक आधारिक शारीरिक अभिकलाप, डिजाइन एवं विशेषताएं प्राप्त होती हैं। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विशेष विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ अलग आ जाती हैं, कुछ विशेषताएं आ जाती हैं। चित्र एक में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एक जीव जनन करता है, जैसे कि अलैंगिक जनन में होता है। जब अलैंगिक जनन होता है तो वहाँ तो केवल एक ही जीव होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिमाणतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर चार जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। तो आप जानते हैं कि लैंगिक जनन के अंदर बहुत ज़्यादा समानताएं होती हैं क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही जीव होता है और एक जीव के विभाजन से दूसरा जीव बनता है। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होता है जो डीएनए प्रकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि जब एक जीव से दूसरा जीव बनता है तो डीएनए की कॉपी होती है जो माता पिता से उनके बच्चों में जाती है। अब जब एक ही जीव होगा तो उसमें जब डीएनए की कॉपी होगी तो वो ज़्यादा अच्छी कॉपी होती है, इसलिए जैसे माता पिता वैसे ही उनके बच्चे। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर क्योंकि दो माता पिता इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वहाँ जब डीएनए की कॉपी होती है तो उस कॉपी में थोड़ा अंतर आ जाता है जिसकी वजह से आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। क्या किसी स्पीसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। अब विभिन्नताएं जो होती हैं कि एक व्यक्ति ज़्यादा गर्मी को सहन कर सकता है, ठंडे को सहन कर सकता है, तो ये विभिन्नताएं हैं। इन विभिन्नताओं का फ़ायदा क्या है कि वो आसानी से अपने आप को जिंदा रख सकता है। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक रहती है। ये कुछ आपके पास में क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित की परिभाषा लिखनी है। अनुवांशिकता, विभिन्नता क्या होती है, क्रोमोजोम्स क्या है, लक्षण और जीन। दूसरा है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? तो देखिए, दो तरीके के लक्षण होते हैं, एक 10% में आ रहा है और एक 60% में। तो चांसेस किसके हैं? जो 60% वाला होगा। तो ये आपकी वर्कशीट है, इसको आप आज करेंगे। थैंक